हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज से हम इकोनॉमी के टेस्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारे इकोनॉमी के क्या मिलेंगे, एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। देखिए, तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो हमें तो ये बात पता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो हमारा पूंजीवादी समाजवादी को मिलाकर जो अर्थव्यवस्था बनती है, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो है। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, भारत में कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वो कृषि में लगा हुआ है। तो कितना प्रतिशत भाग लगा हुआ है? 52%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र क्या होते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? तो देखिए, अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है? जहाँ की सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। मतलब कोई भी पर्सन है, जैसे मान लीजिए कि कृषि का जो कार्य है, आप लोग देखेंगे कि वहाँ कार्य अगर 5 लोगों का है तो वहाँ 10 लोग कार्य करते हैं। ठीक है? तो उन 5 लोगों की जो भौतिक उत्पादकता है वो तो शून्य हो गई ना। तो यहाँ पे क्या, कौन-सी बेरोज़गारी हो गई? अदृश्य बेरोज़गारी हो गई। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो हमारा हैदराबाद में स्थित है। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ की आयात निर्यात क्या होता है, बंद होता है। भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य जो है वो बिहार है। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन कौन करता है? आईबीआरडी करता है। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में निर्धनता अनुपात में कितने प्रतिशतांक तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक में हमारा शिक्षा शामिल होती है, स्वास्थ्य भी शामिल होता है, लेकिन समायोजित आय जो है वो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता है, और निर्धनता रेखा के नीचे के लोग शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र है। ठीक है। फिर देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बताइए क्या होता है? बिल्कुल सही, बढ़ता जाता है। फिर भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है किसके द्वारा? ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। तो ये अनुमानित होती है, भारत की जो राष्ट्रीय आय होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यानी कि CSO। इसके द्वारा क्या होती है? अनुमानित होती है। फिर राष्ट्रीय आय क्या होता है? देखिए, राष्ट्रीय आय जो होता है ना वो बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय क्या होता है? बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर देखिए, 1867 से 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया, यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा अभिनिश्चित किया गया था। फिर 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे पीसी महालनोबिस थे। और पहले के कौन थे? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल था। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक जो राष्ट्रीय आय समिति निर्धारित की गई थी उसमें पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन, मतलब दो इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोग उससे मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया। फिर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए। देखिए, सबसे पहले प्रयोग किया जाता है उत्पत्ति गणना विधि का और आय विधि का, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भारत की राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये लगाया गया था दादा भाई नौरोजी। फिर निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक हमारे गोवा के, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा गोवा।
निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? बताइए कौन सा ऐसा है जो मुद्रा का कार्य नहीं है? तो ये है मूल्य का स्थिरीकरण। मूल्य का जो स्थिरीकरण है वो मुद्रा का कार्य नहीं है। हवाला क्या है? बताइए हवाला क्या है? तो हवाला जो है वो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है, याद रखिएगा। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार को हवाला कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किसके द्वारा? तो भारत में जो मुद्रास्फीति है ना, वो मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति की दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब क्या होता है? बताइए। जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो, याद रखिएगा। वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में, ठीक है। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, स्थायी रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हमारा मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर दर नियंत्रण कर, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। मतलब मुद्रा आपूर्ति की जो वृद्धि है ना, उसको क्या, यहाँ पे ना वृद्धि दर है, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति की जो वृद्धि की जो दर है उसको नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। फिर निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कौन सी है? सर्वाधिक तरल, बताइए इसमें से सर्वाधिक तरल माप कौन सी होती है? बिल्कुल सही, M1 जो होती है ना वो सर्वाधिक तरल होती है, और M4 क्या होता है? सबसे कम तरल होती है, ठीक है। फिर किस संगठक को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ना, M3 को मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, M3 को। फिर अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है? बताइए। देखिए अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है सही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात क्या होता है? सस्ता हो जाता है, सही है। अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर याद रखिए कि अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है क्या? देखिए सबसे पहले तो निर्यात को जो प्रोत्साहन दिया जाता है उससे अवमूल्यन का यह उद्देश्य है कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाता है। फिर भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में। इस चीज को याद रखिएगा। रुपए के चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया है? रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया है? तो देखिए ये 19 अगस्त 1994 को, ठीक है। फिर है वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के कौन से खाते पर? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए तो कौन से खाते पे है बताइए? बिल्कुल सही, चालू खाते पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर गिल्ट एज्ड बाजार किससे रिलेटेड है? तो ये किससे रिलेटेड है? सोना चांदी या सर्राफा से रिलेटेड है। इसे हम क्या बोलते हैं? गिल्ट एज बाजार, ठीक है। आरबीआई बैंक है, बताइए कौन सा बैंक है आरबीआई? बिल्कुल सही, सबको पता है, केंद्रीय बैंक है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। क्या लिखा है कि यह एक शीर्ष बैंक है। फिर है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह व्यापारिक घरानों की ऋण प्रदान करता है, यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही, यह शीर्ष बैंक है, ये सही है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण भी करता है, लेकिन यह मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं करता है। इस चीज को याद रखिएगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, वो मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं करता है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहली बात नहीं, ये सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा है ना कि मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है, ये सही है। ये थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है कि यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। व्यापारिक घरानों को ये डायरेक्टली ऋण प्रदान नहीं करता है, याद रखिएगा ना। क्योंकि जो व्यापारिक घराने हैं वो बैंकों के माध्यम से लोन लेते हैं, ठीक है, ना कि रिजर्व बैंक से। तो ये हमारा रॉन्ग है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट।
फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? ये उस टाइम के डेटा के हिसाब से 115 करोड़ था, वर्तमान के डेटा के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। देखिए, वर्तमान में लगभग 200 करोड़ रुपए का क्या है, स्वर्ण कोष होना चाहिए। फिर है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं बताइए? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है, ठीक है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बताइए, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा देवास में, ठीक है। फिर है भारत में 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो किस प्रेस में होती है ये? करेंसी नोट प्रेस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताइए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। इस चीज़ को याद रखिएगा, 1955 में भारतीय राष्ट्रीय बैंक की स्थापना। और अगर आरबीआई पूछता तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होता, 1935 में, ठीक है। फिर भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो उस टाइम के हिसाब से ये 7 है। वर्तमान में कितनी है बताइए? देखिए, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की वर्तमान संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है। फिर भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है थोक मूल्य सूचकांक का। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। फिर वित्तीय वर्ष 2010-11 में छत्तीसगढ़ का अनुमान कितना था? छत्तीसगढ़ बजट का अनुमान। तो ये तो बहुत ही इररिलेवेंट क्वेश्चन है। वर्तमान के डेटा के हिसाब से इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ये लगभग वर्तमान में 1,87,500 करोड़ है। 47 था, सॉरी, 1,00,000 यहाँ 47,500 करोड़ है, ठीक है। एक बार इसको आप खुद से भी देख लीजिएगा, क्योंकि डेटा जो इस तरह के होते हैं ना, चेंज होते रहते हैं। एक बार देख लीजिएगा खुद से। जहाँ तक मुझे याद है यही है, 1,47,500 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ का बजट इतना में शिक्षा पर कितना प्रतिशत? तो ये आप वर्तमान डेटा के हिसाब से अभी देख लेंगे। फिर भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब से प्रारंभ हुआ था? तो पत्र मुद्रा का जो चलन है वो प्रारंभ हुआ था 1806 से, याद रखिएगा। ये अस्थाई घर रही है कि भगवान जी कहाँ जा बुर बाबा सुधर चल जाओ। सॉरी गाइस, वो फैमिली बहुत, मतलब हम लोगों का जॉइंट रूम है ना, तो क्लास लेने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पर खर्च होता है बताइए? बिल्कुल सही, खर्च होता है हमारा पेट्रोलियम के आयात पर, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नाबार्ड है की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? ये हमारा सीजीपीसीएस में पूछा गया था, ठीक है, 2023 में। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। सीजीपीसीएस 2023 में पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये शिवरामन की समिति की सिफारिश पर हुई थी। कब हुई थी? तो हमें पता है कि ये 1982 में हुई थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बिल्कुल सही, छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का एक नियंत्रित उपक्रम है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए? देखिए, सिडबी का जो मुख्यालय है ना वो स्थित है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हमारा हुई थी 1990 में। ये डेट भी याद रखिएगा। फिर है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। फिर देखिए, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना की जो संस्तुति है वो 1991 में किस समिति के द्वारा दी गई थी? तो ये हमारे कौन सी समिति के द्वारा दी गई थी? बिल्कुल सही, फिरवानी समिति। फिरवानी समिति के द्वारा ही, उनकी संस्तुति के आधार पर ही राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। कब? 1991 में। और मैंने आपको क्या बताया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कब हुआ था? तो 1875 में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है।
देखिए, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो बताइए ये क्या है? बिल्कुल सही, ये हमारा डॉलेक्स भी है, सेंसेक्स भी है, एस एंड निफ्टी 50 भी है, ठीक है? ये हमारा ऑल हो जाएगा इसका आंसर। फिर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो बताइए कितने शेयर मूल्यों पर ये आधारित है? बिल्कुल सही, 30 मूल्यों पर। फिर निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। फिर देखिए, चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो ये हमारा 30, ये हमने पहले भी पढ़ा। फिर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? ऊपर में क्या पूछा था? ये हमारा 100, ठीक है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक 100 कंपनीज पर, और जो सेंसेक्स है वो कितनी कंपनी पर? तो वो 30 कंपनी पर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है बताइए तो? जो दलाल स्ट्रीट है ना वो मुंबई में स्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए कौन सा ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित है? यहाँ पे दिया है डी जोन्स, जो कि न्यूयॉर्क का क्या है सूचकांक है। फिर है हैंस सेंग सियोल का, और FTSE 100 लंदन का। अब इसमें से कौन सा सही है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये और ये हमारा करेक्टली मैच है और ये नहीं है मैच। अब यहाँ पूछ रहा है कि भारत में हीरे की खान कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, हमें भी पता है, पन्ना में ये हीरा मिलता है ना। भारत किसका आयात नहीं करता है? तो इन सब चीज़ों में से भारत जो है ना लॉ एश्क का आयात नहीं करता है। पेट्रोलियम, सोना, मशीनरी, इनका आयात भारत करता है, लेकिन लॉ एश्क का नहीं करता। विश्व के अभ्रक व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? 60%। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? तो ये भारत है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी शिरपुर में स्थापित की गई है। भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात से पूरा करता है? तो ये लगभग 70%। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बताइए कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? ब्लैक रिवॉल्यूशन, बिल्कुल सही। खनिज तेल उत्पादन से। भारत के संभावित तेल क्षेत्र हैं कौन से? ये हमारा तमिलनाडु, असम, गुजरात, यानी कि ऑल, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है किससे? बताइए बिल्कुल सही, पेट्रोलियम उत्पादों के संग्रहण से। फिर है भारत में खाना बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है माउंट आबू में। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश हमें पता है चाइना है। कुछ समय पहले भारत सरकार द्वारा व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया गया था। बताइए तो व्हाइट गुड्स में क्या सम्मिलित है? तो देखिए, जो व्हाइट गुड्स होते हैं ना उसमें प्रदर्शन उपभोग के लिए जो वस्तु खरीदे जाते हैं, प्रदर्शन उपभोग के लिए, वो सम्मिलित होते हैं व्हाइट गुड्स में। लिमिटेड कंपनी से अभिप्राय है। लिमिटेड कंपनी क्या होती है? जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व जो होता है उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो विनिवेश आयोग की जो स्थापना है वो अगस्त 1996 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी? ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो ये है उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु। ऑप्शन नंबर डी। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? बताइए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, 1993 से 94। फिर निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो ये हमारा लौह इस्पात उद्योग।
राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ये हमारा जर्मनी के सहयोग से। फिर बोकारो में स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये हमारा रशिया के सहयोग से, ऑप्शन नंबर ए। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो देखिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ना, वो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, जो कि हमारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। फिर इस चीज़ को याद रखिए कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कि हम बोलते हैं सेल, सेल की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो ये 1974 में स्थापित हुई थी, ठीक है। लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट कौन सा है, बताइए? बिल्कुल सही, भिलाई स्टील संयंत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारा भदोही में है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, किस नगर को इलेक्ट्रिसिटी सिटी के रूप में जाना जाता है, बताइए तो? बिल्कुल सही, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। देखिए, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। फिर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हमारा हुई थी 1967-68 में, ऑप्शन नंबर बी। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला, बताइए? कौन से फसल में देखने को मिला था? तो ऑप्शन नंबर बी, दलहन। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो ये हमारा केरल में प्रवेश करता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं पर। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ होता है? तो समर्थन मूल्य का अर्थ होता है कि न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए, तो ये हमारा किया जाता है किसके द्वारा? बिल्कुल सही, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है, कृषि लागत मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में वन क्षेत्रों की दृष्टि से राज्यों का अवरोही क्रम है। ये हमारा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है, राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा हरियाणा में। फिर देखिए, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, बताइए? बिल्कुल सही है, हमारा मिजोरम में है। फिर है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पाया जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिर झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा परसेंट किस राज्य में है, बताइए? बिल्कुल सही है, हमारा नागालैंड में है, ठीक है। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है, बताइए? बिल्कुल सही, पोटैशिक। पोटैशिक उर्वरक जो होते हैं ना, उसके लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है। फिर भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल सही, 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुंबई ठाणे के बीच है। फिर भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो भारतीय रेलवे जो है वो 16 जोन में विभाजित है, और शायद वर्तमान में अभी 17 हो गया। एक बार चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो भारतीय रेलवे जो है वो ब्रॉड गेज का भी यूज़ करती है, मीटर गेज का भी, नैरो गेज का भी, यानी कि ऑल इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर भारतीय रेलवे एशिया में कौन सा स्थान रखता है? तो भारतीय रेलवे जो है एशिया में प्रथम स्थान रखता है। फिर भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का अगर विश्व में पूछेगा तो विश्व में द्वितीय स्थान है। और विश्व में अगर प्रथम पूछेगा तो आप बताएंगे प्रथम में कौन है? प्रथम में रेलवे में स्थान है हमारा अमेरिका का, ठीक है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यह देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को द्रुतगामी 4 लेन वाले मार्ग से जोड़ने की योजना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से भारत का कौन-सा स्थान है बताइए? बिल्कुल सही, दूसरा स्थान है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है सत्य नहीं है? सबसे पहले देखिए, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सही। कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, सही। मार्मुगांव देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, रॉन्ग। चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, ये सही है। और सही नहीं है पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह कौन-सा है? चेन्नई। चेन्नई हमारा जो है ना वो कृत्रिम बंदरगाह है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।